इस कहानी की शुरुआत 20 साल पहले हुई। मदन और पूनम गरीब किसान थे जिनके रागी के खेत थे। वो अपने खेतों पर कड़ी मेहनत करते थे और फिर जब रागी की फसल उगती थी तो उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। हमें बाकी सारे किसानों की तरह चावल और गेहूं उगाना चाहिए। अगर सभी किसान चावल और गंदुम ही उगाएंगे तो रागी उगना ही बंद हो जाएगा जाने मन। मेरे दादा के दादा भी रागी ही उगाते थे और मैं भी रागी ही उगाऊंगा। हाँ हाँ उगाओ। गांव के सारे किसान चावल और गेहूं उगाकर अमीर बन रहे हैं और तुम अपने खानदानी रागी की फसल उगाकर गरीब ही बने रहो। मैं कितना भी समझाऊं, तुम्हारी मोटी बुद्धि पर असर कहाँ होगा। पूनम अक्सर मदन को ताने मारा करती थी पर मदन उसकी एक न सुनता और इसी वजह से गांव वाले मदन और पूनम का बहुत मजाक उड़ाते थे। खा ले मदन, तूने सालों से चावल नहीं खाए होंगे, खा ले। हाँ ये तूने सही बात कही। हाँ इसके पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि ये चावल खरीद कर खा सके। गांव वाले अक्सर मदन और पूनम की गरीबी का मजाक बनाया करते थे। आज 20 साल बाद जनार्दन और रघु बूढ़े हो चुके हैं। गांव में एक सरकारी हेल्थ कैंप लगा है। अरे चाचा जी, आपका तो ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। अरे अब क्या करें, इतने साल हो गए शुगर का इलाज कराते हुए। पता नहीं ये शुगर कब कम होगी। अब तो दवा खा खा के भी परेशान हो गया मैं। हाँ कमबख्त, हमें तो शुगर के साथ साथ बीपी की भी शिकायत है और हमारी बीवी को भी ये दोनों है। अब तो लगता है कि जिंदगी भर हमें दवाइयाँ ही खानी पड़ेंगी। अब क्या कर सकते हैं चाचा जी, आप लोगों का खान पान ही ऐसा है। तभी उनके सामने से मदन गुजर रहा था। दोनों ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने के लिए अपने पास बुलाया। अरे मदन यहाँ आओ, मुफ्त में डॉक्टर जांच कर रही है, तुम भी करवा लो। अरे भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं बेमतलब क्यों चेक कराऊं? अरे ऐसा कैसे मुमकिन है? अरे तुम तो हम दोनों से भी बड़े हो। जब हम दोनों और हमारी उम्र के सारे लोग बीमारी के शिकार हैं तो तुम कैसे एकदम ठीक रह सकते हो भला? अरे क्योंकि हम जिंदगी भर रागी की रोटी और रागी का ही डोसा खाते हैं। रागी के दाने में इतनी शिफा है कि हम अभी तक जवान हैं। अरे अब तुम लंबी फेंक रहे हो मदन। वैसे आपने बात पते की है। रागी के दानों में बहुत शक्ति है। चाचा जी आपकी उम्र क्या है? 60 साल। वाह, आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप 50 के ऊपर होंगे। ना बाल सफेद, हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत। ये रागी का ही कमाल है। अरे तो सच में रागी के दाने में इतनी ताकत होती है? हाँ चाचा जी। अरे मैं कह रहा था ना, हमारे बाप दादा भी रागी खाकर ही 100 साल तक तंदुरुस्त रहते थे और हम भी उन्हीं की तरह रहेंगे, एकदम तंदुरुस्त। मदन हंसते हुए वहाँ से चला गया। आप दोनों भी रागी खाना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी जल्दी ही। और जनार्दन और रघु सोच में पड़ गए। अरे रागी की रोटियां बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है। मेरी बीवी और बहू तो बिल्कुल नहीं बनाएंगी। हाँ और मेरी भी। अरे तो क्यों ना मदन की बीवी से रागी की रोटियां खरीदें हम। हाँ वैसे तुम्हारी बात दुरुस्त है। अगर इससे हमारी सेहत बन सकती है तो क्यों नहीं। दवाई खाने से तो बेहतर है कि हम रागी की रोटियां ही खाएं, हैं? जनार्दन और रघु दोनों मदन के घर पहुँचे पूनम से मिलने। अरे भाभी जी, हमें आपसे एक काम था। अरे आप रागी की रोटियां बनाती हैं ना, तो हमारे लिए भी बना दी। हमें डॉक्टर ने रागी की रोटियां खाने की सलाह दी है, लेकिन हमारी बीवी और बहुओं से इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। हमारी किस्मत में वही है। हमारे खेतों में रागी ही उगती है।
तो वही खाएंगे ना। लेकिन याद है भाईजान, एक दिन आप ही मंदिर में हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अरे सब याद है भाभी, हम अपने गलती के लिए माफी मांगते हैं। उस दिन हमने आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज समझ में आया कि आप लोग गरीब होकर भी हमसे ज्यादा सेहतमंद खाना खाते हैं। हाँ, हमें माफ कर दीजिए और हमारी मदद कीजिए। ठीक है, हम कल से आप दोनों को रागी का डोसा बना कर देंगे, पर पैसे लेंगे। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रघु और जनार्दन वहाँ से खुशी खुशी रवाना हुए। अगले रोज पूनम अपने परिवार के लिए रागी का डोसा बना रही थी और कुछ डोसे ज्यादा बनाए। कुछ देर बाद रघु और जनार्दन आए। उन्होंने पैसे दिए और डोसा खाने लगे। अब से जनार्दन और रघु रोज रागी का डोसा खाने आते थे। कुछ ही महीनों में उन दोनों की तबीयत बेहतर हो गई। जनार्दन का शुगर भी कम हो गया। अरे भाभी, आपकी वजह से हमारा शुगर कम हो गया, शुक्रिया। इन दोनों को देखकर गांव के सारे बूढ़े जवान रागी का डोसा खाने आने लगे। पूनम हर किसी से पैसे लेकर उन्हें रागी का सेहतमंद डोसा खिलाती थी। पूनम के घर के बाहर लंबी कतारें लगने लगी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को स्वादिष्ट और सेहतमंद रागी का डोसा खाना था। अरे पहले मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, पहले हम आए हैं, हमें दीजिए। सबको मिलेगा, झगड़ा मत कीजिए, सब्र रखिए। रागी का डोसा बनाकर बेचना पूनम का व्यापार बन गया था। इस व्यापार से उसके परिवार की कमाई कई गुना बढ़ गई थी और वो लोग पहले की तरह गरीब नहीं थे। दिन ब दिन उनका कारोबार बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही वो अमीर हो रहे थे। वो अपने खेतों में जितनी भी रागी उगाते थे सब डोसा बनाकर गांव में बेच देते थे। अब वो रागी के धान नहीं बेचते थे। एक ही साल में मदन और पूनम ने गांव में एक नई जमीन खरीद ली और नया घर भी ले लिया। अरे मैं कहता था ना कि मेरे दादा के दादा भी रागी ही उगाते थे और मैं भी रागी ही उगाता रहूंगा। आप सही थे। उनकी ये सफलता उनके रागी के फसल और रागी के डोसे की वजह से थी। शोलापुर नाम के गांव में गोविंद रहता था। वो डोसा बेचने का कारोबार करता था। आदतन गोविंद बहुत ही सीधा था, इसीलिए हमेशा अपने दुकान को लेकर वो परेशान रहता था। गोविंद हमेशा तरह तरह के डोसे बनाया करता था ताकि उसकी ग्राहकी चल सके, मगर गांव के लोगों को सस्ता और टिकाऊ खाना खाने की आदत थी। लोग घर का दाल चावल ज्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से गोविंद की दुकान चलती नहीं थी। गोविंद की डोसे की दुकान ना चलने की वजह से गोविंद और उसके बेटे विकास ने एक फैसला किया। पिताजी, हमें अब डोसा का कारोबार गांव में नहीं शहर में जाकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने शहर में देखा है कि वहाँ के लोग ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं और अब तो मोबाइल से ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं। अरे जानता तो मैं भी हूँ, मगर उतने पैसे कहाँ से लाऊंगा बेटा। नई जगह, नया घर, हरे व्यापार जमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जी पिताजी, आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर हमें कुछ और भी सोचना होगा। गोविंद और विकास दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके घर मालती, जो उसी गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, वो आ गई। मालती और मालती की बेटी महिमा उसी गांव में रहते थे। महिमा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। क्या बात हो रही है अब्बू और बेटे में? सब कुछ ठीक तो है? अरे अरे आओ आओ मालती बहन आओ। कुछ नहीं, बस मैं विकास को कारोबार के बारे में थोड़ा सा सिखा रहा था। आप तो हमेशा ही व्यापार, काम और पैसा, वो सब छोड़िए। ये देखिए के लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए घर पर बनाई हुई रबड़ी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह मालती काकी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। कम से कम आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? किसने ये अफवाह कस्बे में फैला दी? हमारा तो हमें लागत भी नहीं आता। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। गोविंद और मालती दोनों ही कारोबार ना चलने से बहुत परेशान थे।
तब विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे और पिताजी के पास एक तरकीब है। हम सोच रहे हैं कि शहर जाकर एक नई शुरुआत करें और हम इंतजार कर ही रहे हैं। ओहो हो, तुम दोनों अब्बू बेटे ने पहले से ही तय कर लिया है, तो देर किस बात की। हम इस चीज का जल्दी से शुरुआत करते हैं। गोविंद और विकास जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके जा ही रहे थे कि मालती की बेटी महिमा ने मालती को गोविंद और विकास के खिलाफ भड़का दिया। अम्मी, मैंने सुना है कि आप विकास और उनके अब्बू के साथ शहर जाने वाली है। उनका व्यापार तो पहले से ही खराब था। हमारा थोड़ा बहुत जो पहले से चल रहा था वो भी आप खतरे में डाल रही हैं। तो तुम क्या चाहती हो, हम यहाँ रहकर कुछ ना करें? मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपको काम करते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये सारा आइसक्रीम का सामान और ये ठेला हम विकास और गोविंद काका को बेच देंगे और आप मेरे साथ रहना शहर चलकर। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं और तुम जाकर ऐसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। शहर में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो होगी। मालती और महिमा अपना सारा सामान और आइसक्रीम की गाड़ी लेकर विकास और गोविंद के घर पहुँचे। गोविंद भाईजान, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकूंगी। आप मेरा आइसक्रीम का सामान रख लीजिए। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर बीच में हमसे पैसे मत मांगना। पैसों से रिश्ते खराब होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बस पैसों से रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगी और मेरे ना रहने पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। गोविंद को पैसों की तकलीफ तो पहले से ही थी, अब एक और आ गई, आइसक्रीम की। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। वैसे भी आप कई तरह के डोसे बनाकर बेचते हैं। काम कीजिए, आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचिए। इससे दोनों ही व्यापार एक होकर चलने लगेंगे। विकास की बातें सुनकर उसके पिताजी ने वैसा ही किया। शहर न जाकर गांव में ही आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचना शुरू किया। गांव वालों को जब पता चला कि गोविंद और विकास गांव में आइसक्रीम डोसा बेच रहे हैं तो गांव वाले अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आइसक्रीम डोसा का कारोबार बढ़ाने उनकी दुकान पर चले गए। पहले ही दिन दोनों बाप बेटों ने महीने भर की कमाई कर ली। जैसे जैसे आइसक्रीम डोसे के बारे में लोगों को पता चलता, वो खुद तो खाते ही साथ ही अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। आइसक्रीम डोसा सब जगह मशहूर हो गया। अरे जनाब, एक आइसक्रीम डोसा दीजिए, पूरी फैमिली के लिए। जी भाई साहब। विकास बेटा, जाकर बाजार से थोड़ा सा दूध लेकर आना, क्योंकि दूध खत्म हो गया है बेटा। गोविंद और विकास के आइसक्रीम डोसा चलने की खबर महिमा और मालती तक भी पहुंच गई और महिमा ने आग में घी डालने का काम किया। सुना माँ, हमारे आइसक्रीम से ही उनका इतना अच्छा व्यापार हो गया है और उन्होंने हमारे पैसे अब तक नहीं लौटाए और हम यहाँ पर एक एक टाइम का खाना तौल कर यहाँ पर खा रहे हैं और वो बाप बेटे गाँव में होकर भी मजे से हैं। भूल गए होंगे बेचारे। जाने दो, कुछ रुपयों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी न करना है। कोई बेचारे नहीं, जब पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान अलग होता है और जब देने का समय आता है। मैंने आपकी वजह से अब तक अपना मुंह बंद कर रखा है, लेकिन अब नहीं। मैं अभी जा रही हूँ उनके पास और सारे के सारे पैसे अभी के अभी लेकर आऊंगी। महिमा मालती की बात फिर भी नहीं सुनती और गोविंद और विकास के पास चली जाती है अपने महीनों पुराने आइसक्रीम के पैसे लेने। महिमा को कई दिनों बाद देखकर विकास और गोविंद दोनों ही बहुत खुश हो गए, मगर महिमा वहाँ अपने पैसे लेने गई थी। काका, मुझे मेरे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए बस। मैं नहीं चाहती कि आपके और हमारे परिवार के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विकास बेटा, इनके पैसे देकर यहाँ से इन्हें रफा दफा करो। ये क्या है? मैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम के पैसे नहीं बल्कि आइसक्रीम डोसा के व्यापार में हिस्सा मांगने आई हूँ। आखिरकार हमने तय किया था कि सब साथ में व्यापार करेंगे और अब आप हमें हमारा हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। महिमा की बातें सुनकर गोविंद और विकास दोनों ही दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पाए ये इशारा किसकी तरफ है। और उसी वक्त मालती वहाँ पर आ गए। इस चुड़ैल को तो मैं देख लेती हूँ। गोविंद भाईजान, आप उसकी फिक्र मत कीजिए।
आई बड़ी हिस्सा मांगने वाली। सुबह उठकर बिस्तर तक उठाने को नहीं होता है और तुम हिस्सा मांग रही हो। मालती महिमा को लेकर जा ही रही थी कि गोविंद ने उन्हें रोक दिया। अरे ठहरो बच्ची ठहरो, मैं पहले से ही विकास और मालती की आइसक्रीम डोसे की एक बड़ी सी कैंटीन खोलने को सोच रहा था। सच, आज आपने मेरी बेटी की भी किस्मत चमका दी। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। माफ कर दीजिए मुझे काका, मैंने बेहद बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है, ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। इतना सुनते ही महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विकास और महिमा मिलकर आइसक्रीम और डोसा की बड़ी सी कैंटीन खोलते हैं और खूब कारोबार करते हैं। अब इस व्यापार में तुम हमेशा मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और फिर महिमा और विकास का व्यापार बेहद अच्छा चलने लगता है। केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितने रोल कपड़े निकले? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते देर से आ रहा था, इस वजह से मुमकिन है। अच्छा, वो इस कारखाने को क्या अपने अब्बा की जागीर समझता है? जब दिल किया मुंह उठाए चला आया। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। जी हुजूर। हालांकि हकीकत ये था कि ना तो मूर्ति देर से आया था और न ही उसने काम कम किया था। कामचोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसकी वजह थी उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखा करता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े की थान कम बने तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति देर से आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उससे कह दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं और तुम किसी दूसरे आदमी को तलाशो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अरे रे, लेकिन इसकी वजह? मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है? खता नहीं हुई, बस अब काम कम होने वाला है तो मालिक ने मजदूर भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कहीं मुलाजमत दिला दूंगा। मूर्ति फिक्र में पड़ गया। अब उसके खानदान का क्या होगा? ये का एक मुलाजमत जाने से उसके सर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बेहद पसंद है ना? अरे बेगम, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। अरे रे, लेकिन क्यों जी? मालिक को मजदूर कम करने थे, इसीलिए मुझे निकाल दिया। अरे अब क्या होगा? अरे वो मुकेश भाई ने कहा है कि वो कहीं और मुलाजमत तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी मुलाजमत मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों मायूस थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कहाँ से लाएंगे? इन सब बातों की उन्हें फिक्र हो रही थी। अगले रोज मूर्ति काम की तलाश में कई जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसे सिर्फ मायूसी ही हासिल हो रही थी। अगले कई रोज तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपको मुलाजमत मिल गई? अरे नहीं बेगम, हर जगह वही मारामारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए। अरे बेगम, कारोबार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, और उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनों की दरकार होगी। क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ किया करते थे। क्या हम लोग मिलकर डोसा फरोख्त कर सकते हैं? वैसे
मशवरा बुरा नहीं है बेगम। डोसे का ठेला डालने में खर्च भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। बेरोजगार रहने से तो यही बेहतर है बेगम। अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले रोज गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसा स्टॉल लगा दिया। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करना। स्टॉल खोलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? जी जरूर। और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बेहद खुश थे। पहले ही रोज उनका डोसे का कारोबार चल पड़ा था। भाभी जान, डोसा बहुत लजीज बना है। हाँ हाँ, हकीकत में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो बेहद खुश थे। वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाए थे। ये देखो नंदिनी, अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं बेटा? अरे चॉकलेट! नंदिनी ने वालिद के हाथ से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बेहद खुश था। अरे बेगम, पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। हाँ। अरे बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति रुपए गिना करता था। जल्दी उसकी मुफलिसी दूर होने लगी थी। अगले रोज जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का एक रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जनाब सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी दुख्तर की शादी है। पूरे गांव को दावत दी है। क्या तुम इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाओगे? लेकिन ख्याल रहे, मेरा कोई भी मेहमान बगैर डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। तकरीबन 1000 लोग तो होंगे ही और सबको तुम्हारा खुसूसी मसाला डोसा ही पसंद आएगा। ख्याल रहे, लड़के वालों के सामने मेरी इज्जत ना जाए। हाँ ठीक है सेठ जी। एक मसाला डोसा के 20 रुपये तो 1000 के तकरीबन 20,000 रुपये हुए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 20,000 रुपए अता किए। ये 10,000 पेशगी है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से रुखसत होने के बाद 1000 मसाला डोसा मैं कैसे बनाऊंगी? अरे बेगम, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के मौके पे। सोचो, कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। एक रोज में 20,000 रुपये की आमदनी होगी, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरकीब निकालने लगे जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटे में बना सके। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले को रखें तो? तभी एक शख्स 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कोई और तरकीब निकालता हूँ। अब सेठ के बेटे की शादी में बस एक ही रोज बचा था। अभी मूर्ति और पुष्पा तरकीब की तलाश में ही थे जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सके। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाए तो? अरे बेगम, सुबह तक तो सारे ठंडे हो जाएंगे और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। और तभी उनके सामने तेज रोशनी के साथ भगवान जी प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके हकीकी दीदार करके हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये जादुई मसाला डोसा है, इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का हुक्म दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने सर झुकाया और भगवान जी गायब हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले रोज मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुंचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आने शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। शौहर और बीवी ने हाथ जोड़े। हे जादुई डोसे, हमारी मदद करो, 1000 मसाला डोसा हाजिर कर दो। और कुछ ही पल में उनके सामने 1000 मसाला डोसा थे
जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा दिए जा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही जायकेदार भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बेहद खुश था। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 अदा करने थे, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़ी बड़ी शादियां और दावतों के ऑर्डर लिए और कुछ ही रोज में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई।